अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो बेटा मेटल्स हमें ऐसे नहीं मिलेंगे, तो मेटल्स को ढूंढने के लिए हमें पहले मिनरल को देखना होगा। मिनरल उस कंपाउंड को बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें मेटल्स पाए जाते हों। तो बेटा मैंने दो मिनरल यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिए। इनमें मैंने आयरन रखा, तो दोनों में आयरन है, डेट मीन्स दोनों मिनरल हैं, दोनों में मेटल है। लेकिन अगर हम इस मिनरल की बात करेंगे, इसमें से आयरन तो प्रेजेंट है, लेकिन जब निकालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हमें इसमें से मेटल कम निकलेगा और मेहनत ज़्यादा लगेगी, पैसा ज़्यादा लगेगा, तो इसको हम छोड़ते हैं। लेकिन दूसरा मिनरल जो है, इसमें से भी यही आयरन निकल रहा है, मेटल निकल रहा है और बहुत ज़्यादा मकदार में निकलेगा और पैसा भी उतना नहीं लगेगा। तो इस मिनरल में से हमने मेटल को निकाला, तो इसको हम ओर कहते हैं। द मिनरल फ्रॉम विच metals are found or extracted और कॉल्ड ओर्स। तो ओर, हमें ओर से मेटल मिलते हैं। अब मेटलर्जी जो है, इसके लिए हमें 4 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप क्रशिंग, मैं लिख दूंगा पहले स्टेप क्रशिंग ऑफ ओर। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर, जिसको हम ड्रेसिंग भी कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तीसरा, जब ओर को कंसंट्रेट करेंगे उसके बाद इसकी कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन ऑफ एन ओर इनटू मेटेलिक ऑक्साइड्स, इसका ऑक्साइड बनाएंगे। और चौथा, फिर इस मेटेलिक ऑक्साइड को क्या करेंगे हम, इसमें से हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो हम रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन के बाद हम लास्ट स्टेप करेंगे रिफाइनिंग। इनको हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जिसको हम पाउडर क्रशिंग कहते हैं। क्रशिंग में क्या करेंगे, पीसेस बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे। उसके बाद क्योंकि उतनी मशीनरी जो उतनी बड़ी नहीं होती जिसमें ये बिल्कुल ओवर सीधे जाएगा, तो हमें पहले इसको पाउडर बनाना होगा। पाउडर में, तो पाउडर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे जिसको हमने नाम लिया है कंसंट्रेशन। उसको हम दूसरा नाम बोलते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग, जैसे आपके घर में जब चावल लाते हो तो हम उसको छानते हैं, उसमें से कोई पत्थर होगा, कंकर होगा और कोई इम्प्योरिटी होगी, गंदगी होगी, हम उसको बाहर निकालते हैं, उसी को हम ड्रेसिंग बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। इसी तरह ओवर की भी ड्रेसिंग की जाती है या कंसंट्रेशन की जाती है। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं कंसंट्रेशन के लिए, और अलग अलग ओवर के लिए हम अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन या ग्रेविटी मेथड। दूसरा मैं लिख दूं यहाँ पे
मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा मैं लिख दूं यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और चौथा मैं लिख दूं यहाँ पे केमिकल मेथड, केमिकल मेथड जिसको हम लीचिंग बोलते हैं, लीचिंग। तो पहले बात करेंगे हम ग्रेविटी और हाइड्रोलिक सेपरेशन की। इसमें बेटा क्या होना चाहिए, इसमें और इम्प्योरिटी दोनों में से एक डेंसर होना चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस होनी चाहिए डेंसिटी की, या तो और डेंसर होगा या तो इम्प्योरिटी डेंसर होगी। फिर से सुनिए, या तो और डेंसर होगा या तो इम्प्योरिटी डेंसर होगी, जिसको हमने बाहर निकालना होगा। कंसंट्रेशन हम करते हैं तो और जो है इन दोनों में से एक डेंसर होना चाहिए, डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज होनी चाहिए। तो जिस और में जो और डेंसर होगा, हम एक वेज बनाएंगे जिसमें हम ग्रूव्स रखते हैं। ये छोटे 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 ग्रूव्स मैंने रखे यहाँ पे। और हम इस मटेरियल को, जो पाउडर मटेरियल है हमारे पास, कंसंट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें पानी डालेंगे ऊपर से, और पानी जब डालेंगे तो जो बेटा इसमें डेंसर होगा वो इन ग्रूव्स में बैठेगा। अगर और डेंसर होगा पानी डालने से तो वो और इन ही ग्रूव्स में बैठेगा और इम्प्योरिटीज बाहर निकलेंगी। अगर उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे, अगर और लाइटर होगा तो और बाहर आएगा और इम्प्योरिटीज इन ग्लोव्स में बैठेगी। तो ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, फिर से बोल दूं मैं, जो डिफरेंस रखते हैं डेंसिटीज में, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। अब दूसरा जो यहाँ पे लिखा मैंने मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में जो जो चीज़ हमने बाहर निकालनी होगी वो मैग्नेट होनी चाहिए, मैग्नेटिक। इस तरह हमें दो व्हील लेंगे, इन व्हील्स पे हम कन्वेयर बेल्ट चलाएंगे और इस कन्वेयर बेल्ट पे और रखेंगे जिसको हमने कंसंट्रेट करना है। तो कंसंट्रेट करने के लिए जो व्हील होता है वो होना चाहिए मैग्नेटिक, उसमें छोटे छोटे मैग्नेट लगे हुए होने चाहिए। तो जब ये बेल्ट चलेगा तो बेल्ट चलेगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। जो इसमें मैग्नेटिक चीज़ होगी तो वो इस मैग्नेटिक व्हील के साथ चिपक जाएगी। तो इस तरह मैग्नेटिक व्हील के साथ वो चीज़ चिपकेगी और इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलेंगी। और ये बात याद रहेगा, ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के लिए, उन ओर्स के लिए जो मैग्नेटिक होंगे, लाइक आयरन। तो आयरन ओर को सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। कंसंट्रेशन करेंगे आयरन ओर को हम इसी मेथड से, जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब एक और है तीसरा जो मैंने लिखा, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो मैग्नेटिक सेपरेशन फिर से मैं बोल दूं, इसमें एक चीज़ होनी चाहिए मैग्नेटिक और दूसरी होनी चाहिए नॉन मैग्नेटिक। और आयरन ओर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसमें और होना चाहिए हाइड्रोफोबिक, जिसको पानी से डर लगता हो, और इम्प्योरिटीज़ जिनको हम गेंज भी कहते हैं वो होनी चाहिए हाइड्रोफिलिक,
यानी कि वाटर लविंग। तो हम एक टैंक लेंगे, इस टैंक में पानी डाल दो, भर दो पानी इसमें, और इसमें ऑयल भर दो आप, बीच बीच में ऑयल। आप तो बता आप तो ये तो जान चुके हैं कि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ऑयल तो ऊपर आएगा। लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए होता क्या है इसमें, इसलिए मैंने ऑयल के पार्टिकल पानी के बीच में से रखे। फिर क्या करेंगे, हम इसको ब्लो करेंगे हम एयर से। जब एयर से ब्लो करेंगे तो बेटा आप देखेंगे जैसे बाल्टी में साबुन हम रखते हैं तो उस पूरा झाग जो है ऊपर आ जाता है। इसलिए जब हम एयर ब्लो करेंगे सारा का सारा ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आएगा। जो कि आपको पता है ये ऑयल जो होता है लाइटर होता है देन वाटर। इस तरह मैंने ऑयल के पार्टिकल सारे बाहर निकाले, और ऑयल जो है उसके साथ चिपकेगी, और क्योंकि और जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वो तो पानी के साथ चिपकेगी नहीं, इसलिए वो चिपकेगी खाली ऑयल के साथ। और जितनी भी सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जितनी भी सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हाइड्रोफिलिक हैं, पानी से अट्रैक्ट होंगे और पानी में चले जाएंगे। इस तरह हम ऑयल में से आसानी के साथ और को निकाल सकते हैं। तो इस तरह फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो हम सल्फाइड ओर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। अब लास्ट मेथड हमारे पास है केमिकल मेथड और लीचिंग। इसके लिए एक बीकर लाएंगे या टेस्ट ट्यूब लाएंगे, उसमें हम सॉल्वेंट, चलो अल्युमिनियम को हम निकालना चाहेंगे। अल्युमिनियम के लिए हम यही इस्तेमाल करते हैं, जो अल्युमिनियम के लिए को डिज़ोल्व करेगा उसी सॉल्वेंट को हमने लाना होगा, रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट को लाना होगा। क्योंकि अल्युमिनियम पानी में तो मिलेगा ही नहीं, अल्युमिनियम किसी कैरोसिन में तो मिलेगा नहीं। तो अल्युमिनियम को जो डिज़ोल्व करने वाला सॉल्वेंट होगा वही सॉल्वेंट हम लाएंगे, और इस तरह वो अल्युमिनियम जो है डिज़ोल्व होगा। इस उसके बाद क्या करेंगे, इस मिक्सचर को फिल्टर करेंगे हम। तो आप देखेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर आपका ये अल्युमिनियम रह जाएगा। तो फिर से मैं याद दिला दूं, जो केमिकल मेथड और लीचिंग है, इस मेथड में हम उन मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं जिनको रेस्पेक्टिव और पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स जो हैं सॉल्युबल बनाएंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो उनके लिए वही सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। सो ये अल्युमिनियम जो है इसको हमने पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल बना के फिर फिल्टर करके फिल्ट्रेशन की और हम हासिल करेंगे। तो हमारे पास पहले क्रशिंग था, फिर हमने क्या की ग्रेविटी सेपरेशन, फिर की मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद की फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और उसके बाद किया केमिकल मेथड जिसको हम लीचिंग बोलते हैं। तो ये चार मेथड जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और या क्रशिंग की, जिनको हमने इस्तेमाल किया अभी तक। अब हम आगे जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 हमने अभी कंसंट्रेशन की, और को पहले पाउडर बना ली, पाउडर के बाद कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन, और उसके बाद हम तीसरा मेथड यहाँ पे लिखेंगे जिसको कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटेलिक ऑक्साइड्स। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटेलिक ऑक्साइड्स, यानी कि हम ओर को हम इनके ऑक्साइड्स में बनाएंगे।
इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक कैल्सिनेशन है, दूसरा रोस्टिंग है। कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट में से कार्बोनेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे कैल्शियम चाहिए। आई नीड ओनली कैल्शियम। मुझे कार्बन नहीं चाहिए, मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मुझे कैल्शियम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड इसको बनाना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, मुझे इसको हीट देना पड़ेगा। और हीट में दे दूंगा बेटा विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो हमें इसको बाहर से ऑक्सीजन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम हीट करेंगे इसको तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाहर जाएगा। तो बेटा ये बन कैल्शियम जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल है और इसके साथ ऑक्सीजन है, तो बन गया मेटेलिक ऑक्साइड। तो कन्वर्जन अब और कर रहे हैं हम इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। तो और को हमने मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, ठीक है। लेकिन यहां पे बेटा हमने हीट कर दिया इसको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहां पे बता दूं, कन्वर्जन ऑफ ओर को हमने मेटेलिक ऑक्साइड बनाया विदाउट ऑक्सीजन या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन इज, कैल से याद रखेंगे कैल्शियम, तभी आपको समझ में आएगा। कैल्सिनेशन तो मैं लिख दूं द कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटेलिक ऑक्साइड्स in absence of oxygen is called calcination। क्लियर। और कैल्सिनेशन जो है खाली एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू कार्बोनेट और जो भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं और रोस्टिंग करते हैं। तो कैल्सिनेशन कैल फॉर कैल्शियम, और कैल्शियम जो है कैल्शियम कार्बोनेट को हमने इसका ऑक्साइड बनाया विद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसी को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। अब हम पढ़ेंगे रोस्टिंग। याद रहे रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास 3 किस्म के मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। अभी हम और बना रहे हैं क्या, मेटेलिक ऑक्साइड्स में। तो हम रोस्टिंग करेंगे। अब रोस्टिंग करते हैं हम सल्फाइड ओर्स का। जिंक सल्फाइड मैंने लिखा है यहाँ पे, जिंक सल्फाइड। बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर है, मुझे जिंक चाहिए, इसलिए हमें ऑक्सीजन इसको देना पड़ेगा। जिंक सल्फाइड हमारे पास और है, बनाना है मेटेलिक ऑक्साइड। तो जिंक सल्फाइड को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, हीट देंगे और हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद बैलेंस खुद करेंगे आप। तो हमें चाहिए मेटेलिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे बेटा और को हमने मेटेलिक ऑक्साइड बनाया जो कि जिंक ऑक्साइड हमारे पास है, और कन्वर्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम रोस्टिंग जो लिख रहे हैं, कन्वर्जन है और का कन्वर्जन, मैं लिख दूँ द कन्वर्जन ऑफ
और into metallic oxides, respective metallic oxides in presence of oxygen is called रोस्टिंग। और ये खाली सल्फाइड ओर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सल्फाइड ओर्स। तो याद रखेंगे, कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर्स के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग, और हमें क्या करना था, हमें मेटलिक ओर को मेटलिक ऑक्साइड में चेंज करना था। अब हम आगे जाएंगे स्टेप नंबर, तो फिर से याद दिलाएंगे। क्रशिंग करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, उसके बाद हमने की कन्वर्जन। कन्वर्जन और रेस्पेक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाने के लिए हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का मेथड जो है इस्तेमाल किया। अब मेटेलिक ऑक्साइड जो हमारे पास है, चौथा स्टेप हम रिडक्शन करेंगे। जो कि आपको पता है रिडक्शन क्या है। एक हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ गया तीसरे स्टेप से, और दूसरा हमारे पास जिंक ऑक्साइड आ गया तीसरे स्टेप में। बेटा हमें पता है रिडक्शन क्या है। रिडक्शन जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको भी रिडक्शन कहते हैं। हमें कैल्शियम चाहिए बेटा, हमें मेटल चाहिए, हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, जिसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स को लाने होंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन बाहर निकालना है। उसके लिए हम कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे, जो कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा के हमें कैल्शियम देंगे। तो कैल्शियम के साथ जब कार्बन मिलाएंगे तो कैल्शियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए था, मेटल चाहिए था। अगर कैल्शियम को हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम प्लस वाटर, हमें कैल्शियम ही चाहिए, यहाँ पे भी कैल्शियम मिल रहा है। और अगर कैल्शियम सॉरी ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमें मिलेगा कैल्शियम अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। तो यही तीन रिड्यूसिंग एजेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम को उनके ऑक्साइड से अलग करने के लिए। तो हमने कार्बन को इस्तेमाल किया, जिसको कोक भी बोलते हैं, हमने हाइड्रोजन को भी इस्तेमाल किया, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को भी इस्तेमाल किया। ये जो मैंने एनसर्कल किया, एनसर्कल मतलब मैंने जो रेक्टेंगुलर शेप में जो क्लोज एनक्लोज किए, तो ये भी मेटल चाहिए। मैं याद दिला दूं, जो कैल्शियम, लेड और कॉपर जो है, इन तीनों को हम इन ही रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्साइड से हटा सकते हैं, लाइक कार्बन से, हाइड्रोजन से और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेरे पास मान लो लेड ऑक्साइड है, इसका ऑक्सीजन नहीं चाहिए मुझे लेड चाहिए, मुझे मेटल चाहिए। तो कार्बन के साथ रिड्यूस कर दो, तो आप देखेंगे हमारे पास लेड आता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर। इसी तरह लेड ऑक्साइड को H2 एज रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर दो, तो मुझे लेड मिलेगा हमें, और बेटा वाटर बाहर आएगा। सिमिलरली अब लेड ऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड दे दो, तो लेड मिलके प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह हम लेड को भी इन्हीं तीन रिड्यूसिंग एजेंट से
सेपरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, तो हमें ऑक्सीजन इससे बाहर करना होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो करेंगे उसी को रिडक्शन बोलते हैं हम 10th स्टैंडर्ड में। तो जिंक ऑक्साइड में हमें जिंक चाहिए, तो खाली और खाली कार्बन या कोक इसको रिड्यूस कर सकता है। जिंक ऑक्साइड और कार्बन जो है, कार्बन दे दो तो जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैं नोट लिख दूं, जिंक ऑक्साइड कैन ओनली बी रिड्यूस्ड बाय कोक। कोक यानी कार्बन, खाली कार्बन इसको रिड्यूस कर सकता है। इसको H2, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। तो हमें मेटल चाहिए था, इस तरह हम रिडक्शन में हमने मेटल को हासिल किया। अब हमारे पास एक आखिरी स्टेप होगा, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग जो है खाली हम करते हैं जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए मेथड इस्तेमाल करते हैं रिफाइनिंग। जो सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और आपके सिलेबस में है इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसके लिए हम एक टैंक लेंगे, हमें कॉपर को रिफाइन करना होगा। तो टैंक में वही इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे आप जिस मेटल को आप लोगों ने बाहर करना है, लाइक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, मुझे कॉपर को बाहर करना है तो मैंने कॉपर सल्फेट को एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया, और दो इलेक्ट्रोड्स में इसमें देता लगाता हूँ, एक मोटा एक पतला। और याद रहे जो मैं बना रहा हूँ ये आपके सामने, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उस सेल को बोलते हैं जो जिससे हम बाहर से इलेक्ट्रिक करंट देके उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी। सो बेटा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली और कॉपर को हमने रिफाइन करना है, कॉपर को हमने निकालना है, और जो कॉपर हमारा है इसी का इलेक्ट्रोड हम लेंगे। तो जो एनोड होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको एनोड रखोगे आप, और जहाँ रिडक्शन होगी या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको आप कैथोड पे रखते हो। तो बेटा यहाँ पे आप कॉपर लेंगे, इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर और इम्प्योर कॉपर जो है हमें इसी को साफ करना होगा, इसलिए मैंने मोटा लिया। तो क्या हो जाएगा, कॉपर जब हम बिजली देंगे वहाँ से तो कॉपर आयन्स बन जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पे रहेंगे। तो यहाँ बेटा देखेंगे आप, ये कॉपर आयन जो है निकलने रहे हैं और इसी इलेक्ट्रोलाइट में जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहाँ पे कॉपर आयन्स और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस जहाँ पे होगा उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा इम्प्योर इलेक्ट्रोड हो गया एनोड। और मैं लिखूँ एट एनोड, एनोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर टूट के कॉपर आयन्स बनाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में छोड़ेगा, और दो इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं, जो लॉस होते हैं, वो इसी एनोड पे रखोगे, ताकि यही इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूम के कैथोड पे आएंगे। कैथोड पे यही इलेक्ट्रॉन आएंगे।
क्लियर। और वहाँ पे कॉपर आयन की पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ कैथोड के इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं। तो इस तरह ये कॉपर आयन जो हैं कॉपर डिपॉजिट होते जाएंगे कैथोड पे। तो कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए कैथोड से और कॉपर आयन मिले इलेक्ट्रोलाइट से इसको, और कॉपर मेटल हमारे पास मिलता जा रहा है। तो यहाँ पे याद दिला दूँ मेरा, रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे, क्योंकि रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। और जितनी बिजली हम देते जाएंगे कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में मिलते जाएंगे, और कॉपर आयन जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे। और इस तरह हमें कॉपर जो है सारा का सारा कॉपर कैथोड पे मिल जाएगा एट कैथोड। तो सारे के सारे कॉपर आयन्स इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, और इस तरह सारा का सारा एनोड जो है कॉपर जो बना था इम्प्योर कॉपर का, ख़त्म होकर डिपॉजिट होकर जो गंदगी होगी वो एनोड के नीचे रहेगी, जिसको हम गेज कहते हैं या कहते हैं एनोड मड। तो बेटा इस तरह आप समझे कि हमने किस तरह कॉपर को रिफाइन किया। मैं याद दिला दूँ, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस से हम सेपरेट करते हैं। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। और जो लास्ट रहते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, उनको हम जस्ट हीटिंग से सेपरेट करते हैं। लाइक AgO सिल्वर ऑक्साइड, गोल्ड ऑक्साइड, AuO, इनके साथ ऑक्सीजन तो मुझे नहीं चाहिए, जस्ट इनको हीट दे दो और आपके पास मेटल मिलेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को हम जस्ट हीटिंग से सेपरेट करते हैं। हमने क्रशिंग की, हमने कंसंट्रेशन की, हमने कन्वर्जन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड की, हमने रिडक्शन की और हमने रिफाइनिंग की। तो इस तरह हमने सारी मेटलर्जी टॉपिक को फिनिश किया। इस तरह आई होप कि आपको ये समझ आएगा। यहाँ फिर से मैं याद दिला दूँ, एनोड जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, और सारे के सारे मेटल्स जो हैं, सारे का सारा कॉपर जो है यहाँ पे कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा जितनी जितनी देर तक हम इलेक्ट्रिसिटी डालते